मेरा नाम सुमन है। आज मैं आपको अपनी बीती हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी सुनकर आपको भी रोना आ जाएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वह हर किसी के साथ हो रहा है। प्रदीप अभी तक क्यों नहीं आया? आपने उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है। मुझे बेचैनी सी हो रही है। शारदा जी सिसकते हुए बोली, हाँ बस आ ही रहा है। तुम धैर्य रखो, इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा ही ना। पैसा तो है नहीं कि बस में बैठा और 1 घंटे में पहुंच गया। तसल्ली रखो। और संदीप जी ने अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली के साथ साथ दवाई भी दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गई। बाबूजी, मम्मी तो सो गई है, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। मम्मी की देखभाल करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। रसोई से बाहर आकर सुमन ने खाना की थाली संदीप जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागा दौड़ी कौन करता। पिछले 2 महीने से शारदा जी बीमार चल रही थी। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर तो पहले ही कह चुके हैं कि आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है, उन्हें खुश रखिए। अब संदीप जी भी क्या करते? शारदा जी की खुशी तो बस अपने बेटे प्रदीप से मिलने में है। घर का छोटा बेटा प्रदीप दूसरे शहर में जाकर बस गया है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा है, जो यहाँ कम ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो उसने अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। और प्रदीप भी यहाँ 3 दिन रुकता है और वह भी अपने ससुराल चला जाता है। अपने बेटे कुलदीप को खोने के बाद शारदा जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। शारदा जी का बड़ा बेटा हार्ट अटैक आने की वजह से मर गया था। उसकी पत्नी सुमन अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से सेवा करती है। सुमन का एक बेटा है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है, जो इलाज चल रहा है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वह हर जगह जगह इलाज करवा कर थक गए थे। अब वह अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। सुमन भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। सुमन का बेटा सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकता था, उनसे बहुत सारी बातें करता था, कहानियाँ सुनाता था, और उसी की वजह से शारदा जी का मन बहल जाता था। सुमन हमेशा ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। कुलदीप एक सामान्य सी नौकरी करता था। आय ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता था, क्योंकि संदीप जी की पेंसिल से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी स्नेहा को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वह अपने जेठ को उठाने की जरा भी इज्जत नहीं करती थी, और जब भी ससुराल आई तो हुक्म चलाती थी। रसोई में पैर तक नहीं रखती थी, और वह घर खर्चे में 1 रुपया भी नहीं देती थी, और ना ही सास के इलाज के घर से उसे कोई लेना देना था। वही सुमन धैर्य रखने वाली, बहुत ही कम और पैसों में से गुजारा कर लेती थी। वह सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझती थी। जब कुलदीप की मौत हुई तो मायके वालों ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहाँ उसकी एक भाभी है जो उसका जीवन नरक कर देगी, इसलिए वह मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। देवर दूर रहता था, जो कभी कभी आता था, और उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी कि सुमन के बेटे को हम पाल लेंगे और सुमन की दूसरी शादी कर देंगे, पर वह इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने बेटे को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसका बेटा दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वह खुश रहने लगे थे। पर शारदा जी की बीमारी ने सबको तोड़ कर रख दिया था। सुमन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी न कर सकी। पर संदीप जी अपनी बहू सुमन और अपने पोते का अच्छे से देखभाल कर रहे थे। प्रदीप को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वह नहीं आया। स्नेहा ने प्रदीप यानी नहीं दिया। उसका कहना था कि इतनी दूर से आने का किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना, जब मम्मी नहीं रहेगी तभी चले जाना।
तब भी तो जाना जरूरी होगा। प्रदीप के दिमाग में यह बात बैठ गई और वह अपनी मम्मी शारदा जी के जाने का इंतजार करने लगा। पर उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मम्मी के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वह उससे मिलना चाहती है। उसकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती है। माता पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा ज़रूरी हो जाता है। बस यही हाल प्रदीप का था और वह रोज़ शारदा जी से न मिलने का कोई न कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे संदीप को शारदा जी रोज़ याद करती थी, पर प्रदीप उसे रोज़ झूठे दिल बोल देते थे कि एक सुमन सुबह जब अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वह गहरी नींद में थी। संदीप जी ने बाहर से आकर झटकारा तो हिली भी नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते चल बसी। सुमन का रो रोकर बुरा हाल था। उसे अपने सास से मन से भी बढ़कर प्यार मिला था। संदीप जी बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने बेटे प्रदीप को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने प्रदीप को फोन कर दिया तो प्रदीप परिवार सहित दौड़ा चला आया। शारदा जी के मृत रखी हुई सारी क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाए। यह सुनकर संदीप जी और सुमन की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि बड़ा बेटा तो कब का संसार छोड़कर जा चुका था। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो संदीप ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन संदीप जी ने टोक दिया, हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है। अपनी पत्नी की सारी क्रियाक्रम मैं ही करूंगा। यह सुनकर प्रदीप को झटका सा लगा। वह गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मुझे करने दीजिए, मैं उनका बेटा हूँ। प्रदीप तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ के जीते जी मिलने तक नहीं आया, उसने जाने के बाद सारी क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कुलदीप के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वह उसे दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता, लेकिन तूने तो उससे मुंह ही फेर लिया था। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकता है। संदीप जी ने सारी क्रिया कर्म खुद से ही किया और प्रदीप को हाथ तक नहीं लगाने दिया। प्रदीप और उसकी पत्नी वहीं पर रहे, क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 20 दिनों बाद संदीप जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि आप सबको सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहें कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद से घर गांव वाली सारी जमीन, शारदा के सारे जेवर मैं अपनी बहू सुमन और पोते के नाम करता हूँ। पापा आप ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। बेटे के रहते हुए बहू और पोते के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है पर दूसरा भी जिंदा है। आपके जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो रहे नहीं तो भाभी भी हकदार नहीं है। इन्हें उनके मायके भेज दीजिए। प्रदीप की पत्नी ने भी हाँ भर दी। कहा, पापा जी आपके 2 पोते हैं, फिर आप जायदाद अपने एक पोते के नाम कैसे कर सकते हैं? वह यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगता है भाभी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। मेरे पति और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर भाभी ने तो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी मम्मी की तबीयत भी पूछने नहीं आया। अब इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तब भी नहीं आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की जरूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी भाभी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने जितना मुंह खोल रहे हो, कभी यह क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया है तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वह आपका सहारा बनेगा। स्नेहा बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटे तीनों का फर्ज मेरी बहू सुमन ने निभाया है। सुमन ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी। चाहे वह अस्पताल जाना हो, चाहे मंदिर जाना हो, सुमन ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमारे भर पेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। सुमन ही थी जिसे एक बेटे बनकर दुख ही की घड़ी में हमारे आंसू पहुँचे हैं। सुमन ने अपनी सभी पर
निस्वार्थ भावना से निभाई है, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। स्नेहा बहू, तुमने इस घर के लिए हमारे लिए क्या किया है? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने तक नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? आज तुम्हारे कारण प्रदीप ने अपने घर आना छोड़ दिया है। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारी सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुमन सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया। सौरव ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। सौरव छोटा है पर अपनी दादी को रोज़ समय देता था, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानी सुनाता था। सौरभ साथ था तो पता लगा है कि हमारी भी संतान की संतान है। उसने हमें दादा दादी होने का एहसास करवाया है। मन, तुम्हारे दोनों बेटे हैं पर हमारे पास तो कभी है रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में खिलाया ही नहीं, कभी एक रात भी यह बच्चे अपनी दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मैं जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरे बहू और पोते को बेघर नहीं कर दो, इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। संदीप जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। प्रदीप और स्नेहा यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और संदीप जी से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने माफ़ नहीं किया और कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बहू को मरने जाने के बाद मैं परेशानी नहीं हो। प्रदीप अपने परिवार को लेकर चला गया। संदीप जी ने अपने लोकर के में सुमन का नाम लिख दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वह सारी जमा पूंजी सुमन के बैंक के अकाउंट खुलवाकर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाए। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोते के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वह उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद सुमन और सौरभ को परेशानी नहीं हो, अपने बड़े से घर में कुछ कमरे किराए पर उठा दिए ताकि उसके किराए में सौरभ की पढ़ाई और खर्चा चलता रहे। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।